हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये क्लास 11th की बायोलॉजी का प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है वो प्रोसेस यहाँ पर समझाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक नया क्वेश्चन ये क्लियर कर लेते हैं कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं ये किस ग्रुप में आते हैं, जिम्नोस्पर्म, और इसके अलावा बचे हुए और सब के सब किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर। सबसे ज़्यादा प्लांट्स किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और ये फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स फिर अपना फूड किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स डिपेंड किस पर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं किस पर, लाइट पर डिपेंड करते हैं। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस फिनोमेना होगा। और इस फोटोसिंथेसिस फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, स्पेशली लीव्स, और साथ ही साथ इसके जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर एक पिगमेंट मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और उस क्लोरोफिल के अंदर क्या मिलता है, वहाँ पर मैग्नीशियम आयंस होते हैं। और इनके थ्रू यहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इस फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा प्रोसेस चलता है, एनाबॉलिक प्रोसेस चलता है। इस एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो सब सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम और किस नाम से जानते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे इसको, फोटो ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है एनिमल्स, जो मतलब एनिमल्स नहीं, उनको बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो प्लांट उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको एनसीईआरटी क्या कह रही है कि फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, फिजिको केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। इस फिजिको केमिकल प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स रेडिएशन को यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पार। क्या होता है इसका मतलब, पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसमें कितनी वेवलेंथ की जो वो आती हैं, वेव्स आती हैं, वो हैं यहाँ पर 400 से 700 नैनोमीटर की वेव्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्व करेगा और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस कराएगा। और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर, इसके बाद इसमें कि ये जो है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये स्पेशली दो रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दो इसके इम्पोर्टेंट रीज़न है। पहला है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्राइमरी सोर्स जो है फूड का वो कौन है, फोटोसिंथेसिस ही है। इसके थ्रू क्या होगा, जितना भी, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो जितना भी प्राइमरी सोर्स है वो जितना भी मतलब ये जो फूड का प्राइमरी सोर्स होते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न होता है इनका फोटोसिंथेसिस का कि यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन मिलती है वो सब किससे मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। इस अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जा रही है वो सब किससे कराई जा रही है, प्लांट से ही हो रही है। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है उस दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और साथ ही साथ प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेंगे, और जो और कुछ जैसे वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, लाइट को मिलाकर फोटोसिंथेसिस होगा। और बाद में रिजल्ट में क्या देते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी इस एयर के अंदर आके मिल जाती है, जिसको हम अपने यूज़ में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं
जिनके थ्रू जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में बताया जा रहा है कि लाइट एसेंशियल है, किसी एक्सपेरिमेंट में बताया जा रहा है कि प्लांट्स को ये रिएक्शन कराने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कराने में जब होता है उस दौरान स्टार्च का फॉर्मेशन में होता है। किसी एक्सपेरिमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर सीरीज़ के फॉर्म में यहाँ पर सब दिए जा रहे हैं और उनको हम यहाँ पर अब एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या समझाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 लीव्स ली गई हैं। एक लीफ जो है वो पूरी तरह से सनलाइट में एक्सपोज की गई है और ये कैसे भी, मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से ये कवर्ड नहीं है। जबकि दूसरी लीफ है, इसे हम वेरीगेटेड लीफ भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको एक ब्लैक कलर के पेपर से इसे कवर्ड कर दिया गया है और दोनों ही लीफ को हम किस में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। फिर हम क्या पाते हैं, कुछ टाइम बाद जब इसका हम टेस्ट करते हैं तो हमें एक पता चलता है कि यहाँ पर तो पूरी तरह से स्टार्च का फॉर्मेशन हो चुका है या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन ये वाला जो दूसरी लीफ है इसका जो आधा पार्ट है, इसको जिसको हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया था या कवर कर दिया था, यहाँ पर तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जबकि जो इसका रिमेनिंग पार्ट है लीफ का, उसके अंदर क्या होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि वो पार्ट जो कि सनलाइट में रहेगा पूरी तरह से, वहाँ पर तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्लांट का वो ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स होती हैं, वहाँ अगर वो पूरी तरह से सनलाइट में एक्सपोज रहेंगे तो वहाँ पर तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं, वहाँ पर तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। और जो पार्ट कवर्ड कर दिया गया है या सन की उसमें लाइट में, सनलाइट में नहीं है, वहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा या स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर तो आधी लीफ के अंदर ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर पूरी लीफ में ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है और यहाँ पर क्या किया गया है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लीव्स को रखते हैं और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम किसी से भी कवर्ड नहीं करते। जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीव्स रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कॉटन प्लग का यूज़ करते हैं। ये जो कॉटन प्लग है, इसको लगाने से पहले हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको लगाएंगे। और जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिप करके यहाँ पर लगाएंगे तो ऊपर से आ रही है सनलाइट। अब वो सनलाइट क्या करेगी, मतलब यहाँ पर सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए क्या होता है कि हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर वाटर जो है इसके, मतलब इस लीफ के अंदर इतना सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एयर है, इस एयर से हम क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोक कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक कर लेगा और पूरी तरह से इसको सोक्ड कर लेगा और जिसके बाद यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर जो पूरी तरह से सनलाइट में एक्सपोज हो रही है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। जबकि जो दूसरा है इसके अंदर जिसको हमने कॉटन प्लग से कवर्ड कर दिया है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया या फिर सोक्ड कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, थर्ड एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने किया। और इनके एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया कि मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसको इन्होंने डिस्कवर किया। मतलब जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके दौरान इन्होंने इसमें बताया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने कब किया, 1774 में इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन इस तरीके से इवॉल्व होती है, उसके बारे में मतलब डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जोसेफ प्रिस्टले को जाता है, प्रिस्टले। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेलजार लिया और उस बेलजार के अंदर क्या किया, एक में उसके अंदर माउस को और कैंडल को रख दिया। अब आपको पता है कि जो माउस है उसको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और जो कैंडल है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब दोनों ये इस बेलजार के अंदर तब तक जलते हैं जब तक यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होती है।
अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर माइस की भी, यानी कि जो माउस है उसकी भी डेथ हो जाएगी और कैंडल भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। फिर नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या करेंगे, इस बेल जार के अंदर एक मिंट प्लांट को रख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, मिंट प्लांट को रख देंगे। और आपको पता है कि मिंट प्लांट क्या करेगा, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि माइस को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से लगातार फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके पास चली जाएगी, कैंडल के पास और माउस के पास, और बदले में यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है वो कहाँ पहुँचेगी, प्लांट के पास। तो दोनों गैसेस का यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही यहाँ पर जो माउस है वो भी सर्वाइव करेगा, कैंडल भी जलती रहेगी। और इस तरीके से यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता देते हैं कि ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें ये क्या बताते हैं, स्टिल माइस इज, मतलब यहाँ पर हमने बताई दिया कि माइस जो यहाँ पर अलाइव है, ही रिवील्ड एसेंशियल रोल ऑफ द एयर, कि ये क्या कहेंगे कि भाई एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर ये जो है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है वो कौन ले लेता है, प्लांट ले लेंगे। और यहाँ जो प्लांट से जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो किसने ले ली, कैंडल ने और माउस ने ले ली। और इससे यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये जैसा जोसेफ प्रिस्ले ने सेटअप किया था, कुछ ऐसा ही सेटअप किसने किया, जैन एंगेनहाउस ने किया था। किसने किया, जैन एंगेनहाउस ने अपने इस तरीके से एक सेटअप किया। और इसमें ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सनलाइट इज़ एसेंशियल। ये क्या कह रहे हैं, सनलाइट इज़ एसेंशियल। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्ले ने किया था वो कह रहे थे कि वहाँ पर एयर की रिक्वायरमेंट है, एयर इज़ एसेंशियल। यहाँ पर कह रहे हैं सनलाइट इज़ एसेंशियल। अब इसमें क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा सेटअप यहाँ पर किया जाता है और इस सेटअप के दौरान यहाँ पर एक एक्वेटिक प्लांट लिया जाता है और इस एक्वेटिक प्लांट के अंदर हम किसको लेंगे, हाइड्रिला को लेंगे। और जब इस सेटअप को हम दिन में या फिर मतलब लाइट प्लेस में रखते हैं, जहाँ मतलब लाइट अवेलेबल है, यानी कि दिन के दौरान जब लाइट अवेलेबल होगी, जब हम इसको रखेंगे बाहर रखेंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से बबल्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब इसी सेटअप को हम नाइट में या फिर डार्क में रखते हैं तो यहाँ पर कोई भी हमें ऐसे बबल्स नहीं मिलते हैं। और इससे ये प्रूफ हो जाता है, बाद में इनको चेक किया जाता है, तो ये जो बबल्स यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन के बबल्स हैं और यहाँ पर ऐसे कोई बबल्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है और ये जो बबल्स रिलीज़ हो रहे हैं, सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये जो बबल्स हैं कब रिलीज़ होते हैं, दिन के टाइम पर तो ये बबल्स रिलीज़ होते हैं, जबकि रात के टाइम पर ये बबल्स नहीं होते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है और लाइट कब होती है, दिन के टाइम पर अवेलेबल होती है, ना कि रात में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है जूलियस वॉन सैक ने। और जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं अपने जब वो ग्रो करते हैं उस दौरान ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। और ये ग्लूकोज क्या है, इसके हम ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेंगे और इसी के यहाँ पर उन्होंने कुछ जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएं कि भाई प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज को बनाते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट ग्लूकोज को बना रहे हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि भाई प्लांट्स ग्लूकोज तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ इस ग्लूकोज को ये किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, तो जो यहाँ समझ लेते हैं कि जो स्टार्च है उसमें वो किससे मिलकर बनता है, एल्फ़ा ग्लूकोज से मिलकर बनेगा। स्टार्च किससे मिलकर बनता है, एल्फ़ा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। एल्फ़ा ग्लूकोज ये क्या है, ये एक टाइप का होमोपॉलीसेकेराइड है। ये क्या है, एक टाइप का होमोपॉलीसेकेराइड है। ये जो होमोपॉलीसेकेराइड है इसके अंदर दो चेन होती हैं। एक चेन होती है किसकी, एक होती है एमाइलोज की और एक होती है किसकी, एमाइलोपेक्टेट की चेन होती है। और ये दोनों चेन मिलकर मतलब उसके फैट के फॉर्म में ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये स्टोर रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ से एक और चीज़ याद आ रही है
कि जो जूलियस वॉन सैक हैं, इन्होंने एक टेक्निक और बताई थी, हाइड्रोपोनिक्स। क्या बताया था इन्होंने? हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया था। हाइड्रोपोनिक्स कैसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये किसने किया? T.W. एंगलमैन ने किया था। अब ये T.W. एंगलमैन ने कैसे किया, यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं। देखिए इसके अंदर क्या किया इन्होंने, एक सस्पेंशन लिया है ना, एक सस्पेंशन लिया, उस सस्पेंशन के अंदर इन्होंने इस तरीके से प्रिज्म को रखा। उस प्रिज्म से इन्होंने लाइट को मतलब इन्होंने लाइट भेजी, और लाइट जब भेजी जाती है प्रिज्म से तो आपको पता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 7 पार्ट्स में डिवाइड होती है, विवग्योर में डिवाइड हो जाती है। साथ ही साथ हर एक लाइट के जो विवग्योर में जब ये डिवाइड हुई तो यहाँ पर सबके सामने जितनी भी ये लाइट जा रही है, जैसे कि ये यहाँ पर वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, तो यहाँ इन सब के सामने क्या रखा है? एल्गा रखा, और उस एल्गा का नाम क्या है? क्लेडोफोरा। सबके सामने इन्होंने एल्गा को रखा, उसका नाम क्या है? क्लेडोफोरा। और ये जो यहाँ पर ये क्या पाते हैं कि यहाँ ये जो है क्लेडोफोरा में ये जो ब्लू वाली लाइट जब इन्होंने ब्लू लाइट के अंदर क्लेडोफोरा को रखा तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं, और साथ ही साथ जब ये रेड लाइट के अंदर इस क्लेडोफोरा को देखते हो तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं। और बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है यहाँ पर? वो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने रेस्पिरेशन के लिए। अब जो ब्लू लाइट है यहाँ पर क्लेडोफोरा अवेलेबल है, मतलब क्लेडोफोरा तो सबके आगे रखा गया है, लेकिन ब्लू लाइट में जब इस क्लेडोफोरा को रखा गया तो यहाँ से मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। और ऐसे ही जो रेड लाइट है यहाँ से भी मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा, एक तो ब्लू लाइट में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मिलेगा, और साथ ही साथ रेड लाइट में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि प्लांट्स सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में करते हैं? ब्लू और रेड लाइट में इनके अंदर सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है, और यहाँ पर सबसे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन इस लाइट के अंदर इवॉल्व होती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि और जगह बैक्टीरिया नहीं मिल रहा था, लेकिन ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मिला, और इससे ये प्रूफ हो गया कि जो ब्लू लाइट में और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होती है, और वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को किया था कॉर्नियस वॉन नील ने, और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और ये अपने एक्सपेरिमेंट में फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से समझाते हैं। और उससे पहले जब मिड 19th सेंचुरी आता है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के कुछ की फीचर्स को जान लिया जाता है, और ये जो की फीचर्स है इसमें बताया जाता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जब प्लांट्स करते हैं तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पर लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये यहाँ पर एक तरीके से ये जो यहाँ पर CH2O जो है वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ इसके थ्रू यहाँ पर ये 19th सेंचुरी तक इस तरीके से पता चल जाता है। अब ये जो कॉर्नियस वॉन नील है ये बता क्या रहे हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? ये कह रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो वाटर के ब्रेक होने पर रिलीज़ होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने पर रिलीज़ होती है। तो इसको ये प्रूफ किसके थ्रू करते हैं? इसको ये प्रूफ करते हैं, कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लेते हैं, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लेते हैं, और इनके अंदर क्या हो रहा है? कीमो ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म इनके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया हैं इनके लिए यहाँ पर ये किसको यूज़ करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, और जब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सल्फेट या फिर सल्फ़र में ब्रेक हो जाती है। वो वहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस में ब्रेक होगी? हाइड्रोजन में, और सल्फेट और सल्फ़र में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है। और तो इससे ये प्रूफ कर देते हैं कि जो पानी ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो वाटर के ब्रेक होने पर रिलीज़ हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने पर रिलीज़ हो रही है। ये कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये प्लांट सेल है, ये पानी है, जब इस तरीके से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल रहे हैं और ये ऑक्सीजन निकल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि ये जो है पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है, इसलिए किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये सल्फेट आयन इस तरीके से बन रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो वाटर के ब्रेक होने पर रिलीज़ होती है, ना कि
कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने पर रिलीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है, इसको और अच्छे से बाद में प्रूफ किया जाता है रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के थ्रू, और ये यहाँ पर इसकी फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन दे रखी है, और जिसमें यहाँ पर ये ग्लूकोज बनता हुआ दिखाया जा रहा है C6H12O6 है, और यहाँ पर ये क्या रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, और ये ऑक्सीजन वाटर के ब्रेक होने पर रिलीज़ हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने पर रिलीज़ हो रही है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।